क्लास से डाउट है, कल का क्लास से कुछ डाउट है? कल के क्लास से कोई डाउट है पूछ लीजिए। गैसियस इलेक्ट्रोड, ये देखो पीडीएफ दिख रहा है। देखो गैसियस इलेक्ट्रोड का क्या फंडा है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जाता है, मतलब प्रेशर जो है वो 1 atm रखना पड़ता है, देन टेम्परेचर 298 केल्विन, और जो सोल्यूशन का मोलारिटी है वो 1 मोल लिया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन माना जाता है। ठीक, अब इसमें क्या फंडा है, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ गैस यूज करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इस अरेंजमेंट में देखो, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो इलेक्ट्रोड हो। ठीक, प्लैटिनम वायर है तो प्लैटिनम वायर जो है वो कनेक्टिविटी के लिए यूज किया गया है, और ये प्लैटिनम वायर है ये इनर्ट, इन द फॉर्म ऑफ इनर्ट यूज करते हैं, इसको हीटिंग के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको माना जाता है कि ये इनर्ट है, इससे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हमको देखने को मिलता है, वो यहाँ पे जो गैस इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस सिस्टम में ये जो हाइड्रोजन का गैस इसके थ्रू अंदर जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है इस सोल्यूशन में, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको गैसियस इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो ये हाइड्रोजन गैस की वजह से देखने को मिलता है। बाकी में हम लोग क्या देखते थे कि हमने उसमें एक इलेक्ट्रोड डाला है उसके सोल्यूशन में। ठीक, जैसे जिंक लिया तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सॉलिड चीज हमको देखने को नहीं मिल रहा। इस जगह पे देखिए कोई भी सॉलिड चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो हाइड्रोजन का गैस है। और इसी हाइड्रोजन का क्या बोले, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और इसी हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा। इस वजह से इसको गैसियस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्लियर हुआ रोशन? और किसी को डाउट है कुछ? कल के लेक्चर से और किसी को कोई डाउट है? है तो भी यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए, फिर आगे चलेंगे। एक मिनट और देख लेते हैं, ठीक है, बाकी लोग आते हैं तो उसका चालू करेंगे।
देखिए विजिबल है पीडीएफ, पीडीएफ सबको दिख रहा है? तो कल आपको कुछ डेफिनेशन दिए थे, कुछ कॉमन टर्म्स का डेफिनेशन दिए थे, उसी में और भी है। जैसे कल आपको कंडक्टर बताए थे, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बताए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बताए थे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। एक इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या? तो वैसे सॉल्यूशंस जो अपने आयंस में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज a chemical compound that conducts electricity by changing into ions when melted or dissolved in a solution। ठीक है, जैसे देखो हमको पता है कि NaCl अगर पानी में जाएगा तो उसका हमको आयंस देखने को मिलेगा। ठीक, Na+ और Cl- का हमको आयंस देखने को मिलेगा और इसके वजह से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट किसके वजह से जा रहा है? तो जो मोबिलिटी है आयंस की, मतलब ये जो आयंस है ये यहाँ पे मूव करते हैं तो उसको हम कहेंगे मोबिलिटी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। मोबिलिटी का जो वर्ड है ये मोबाइल शब्द से आता है, जो हमारे पास मोबाइल है उससे मोबिलिटी का शब्द आता है। ठीक, तो ये मोबिलिटी का मतलब है कि आयंस यहाँ पे फ्री होते हैं सॉल्यूशन में मूव करने के लिए, तो इस आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अब देखो दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं वीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किनको कहेंगे? जो पूरी तरीके से आयंस में डिसोसिएट कर जाए। जैसे NaCl का जो आयन है इसमें Na पूरी तरीके से टूट जाता है और क्लोरीन जो है पूरी तरीके से टूट के अलग हो जाता है। ठीक, अगर इसके जगह हम किसी और को ले, जैसे अगर हमने H2SO4 को लिया है तो ये H2SO4 भी किसमें टूटेगा? तो 2H प्लस SO4 2- में टूटेगा ये। ठीक, मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, अपने चार्जेस में कंप्लीटली अलग हो रहा है और इस वजह से हमको पूरे आयंस के वजह से इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेगा। लेकिन इसी जगह पे अगर हम इसको यूज करें, जैसे CH3 COO CH3 COOH, अगर हम इसे यूज करें, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने, इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे जो ये ब्रेक आउट होता है ये इस टाइप से ब्रेक आउट होगा, CH3 COO- प्लस H+ में ब्रेकआउट होता है। ठीक, तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे ब्रेकेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन का है, ये बाकी का पूरा मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेकआउट नहीं होता। तो इस वजह से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो काफी कम देखने को मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रोडक्शन है वो काफी वीक होता है। इस और ऐसे हम डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है, इसमें काफी सारे एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने। देखे, strong electrolytes, the electrolytes which completely ionize into its ions are called strong electrolytes। जैसे HCl है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। उसके बाद K2SO4 है तो हमको यहाँ पे K2 पूरा अलग मिलेगा, SO4 अलग मिलेगा। ठीक, अब जैसे देखिए एक्सेप्शंस हैं,
तो एक्सेप्शंस यहाँ पे इसको एक्सेप्शन लिया जाता है, जैसे CdBr2 HgCl2, ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट एक्सेप्शन में आते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हैवी होते हैं, इनके एटॉमिक मास काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से ये डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं करता और इसके वजह से हमको यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट देखने को नहीं मिलता। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा एक्सेप्शन है ड्यू टू हेवी वेट। ठीक है, देन एग्जाम्पल है H2SO4, HNO3 एंड बेसिस लाइक KOH, NaOH। इसमें पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन जो है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये पूरी तरीके से अलग हो जाता है। इसमें सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन पूरी तरीके से अलग हो जाता है। Then नेक्स्ट है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डू नॉट आयोनाइज completely is called as weak electrolyte। अभी जैसा आपको दिखाए थे CH3COOH, इसमें सिर्फ H अलग होता है, सिर्फ ये H एटम जो है अपने आयंस में अलग हो जाता है और हमको एक बड़ा मॉलिक्यूल देखने को मिलता है CH3 का, CH3COO माइनस का हमको एक बड़ा मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है हमको, और इस वजह से हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफाइन करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, हम इसमें सभी ऑर्गेनिक एसिड्स को डाल सकते हैं एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड RSO2OH। ठीक है, सिर्फ सल्फोनिक एसिड इसका एक्सेप्शन है। देन इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक HCl, H3BO3 etc. एंड बेसिस लाइक NH3 amines etc. ये सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में गिने जाते हैं। The next definition है इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। It is defined as an electronic or metallic conductor in contact with electrolytic or solution conductor is known as electrode or half cell। तो हमने ये चीज देखा था, हमने दो कंटेनर पढ़ा था। ठीक है, दो कंटेनर है जिसमें सेल का डिफाइन किया गया है। ये एक सॉल्ट ब्रिज है। ठीक, उसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रोड डाला गया है इधर साइड, लेफ्ट साइड में, इधर एक राइट साइड में इलेक्ट्रोड डाला गया है। तो ये जो पोर्शन अगर इसको हमने आधा आधा बांट दिया तो इसको इधर वाले को हम कहेंगे हाफ सेल और इधर वाले को हम कहेंगे हाफ सेल। ठीक है, तो एक कंप्लीट सेल को दो हाफ सेल में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक होता है रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो इसका ये डेफिनेशन है। आप जब डेफिनेशन लिखेंगे इस एग्जाम में तो इसके साथ साथ आप ये फिगर भी बना सकते हैं, तो आपको मार्क्स काफी अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल EMF। अभी ये है क्या, ये अभी फिलहाल मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में, इसके बाद का टॉपिक है उसमें हम क्लियर देखेंगे क्या है। The electrode potential set up across the surface of separation of an electronic or electrolytic conductor in contact with each other is known as electrode potential or half cell EMF। ठीक है, तो ये थोड़ा डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है, इसको हम आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट है सेल, एन असेंबली ऑफ टू हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड। जो पूरा असेंबली है उसको हम सेल कहते हैं। EMF, द अलजेब्रिक सम ऑफ टू हाफ सेल इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। ठीक है, अलजेब्रिक सम कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को जब हम ऐड करेंगे, जब ये दोनों सेल को हम ऐड कर देंगे एक साथ, तो इसको हम कहेंगे EMF ऑफ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो इन दोनों को ऐड करके दिया जाता है, क्योंकि जब तक ये आधा आधा है, EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने आपको सेल में बताया था, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाए, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताए थे, तो उसमें दिखाए थे। ठीक है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस चीज को ध्यान रखिए, फिजिक्स में मिलेगा और केमिस्ट्री में मिलेगा। तो जब दोनों सेल को हम ऐड कर दें, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों को हम ऐड कर दें, तो हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट तैयार होता है। और उस सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो फ्लो करता है इसी फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा।
तो उसे हम कहते हैं सेल के लिए, मतलब जब ये तभी बनेगा जब पूरा का पूरा सेल एक साथ कंबाइन होगा तब। देन नेक्स्ट है डिफरेंस है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बीच। ये डिफरेंस है 2 नंबर या 3 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है। डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू माना जाता है हर किसी इलेक्ट्रोड का। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ेंगे इसमें, जितने भी इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं सेल बनाने के लिए, तो हर किसी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकल के आता है। विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने गैसियस इलेक्ट्रोड पढ़ा है, ये जो गैसियस इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं सेल में, सेल को बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि उस इलेक्ट्रोड को अटैच किया जाता है यहाँ पे इस हाइड्रोजन के गैसियस इलेक्ट्रोड के साथ। यहाँ से जो वायर निकल के आता है वो इसमें कनेक्ट होता है। तो उस कंडीशन जब ये शी को अगर हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ये हमारा कैथोड हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कैथोड हो जाएगा और ये हमारा एनोड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर इस अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट है राइट साइड का, अगर इसी चीज को हम उठा के लेफ्ट साइड में कर दें, इस जगह पे लगा दें, तो उस कंडीशन में जो हमारा ये गैसियस इलेक्ट्रोड है ये कैथोड का काम करता है। मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, ये जो है ये दोनों तरह बिहेव करता है, कैथोड के तरह भी और सॉरी एनोड के तरह भी और कैथोड के तरह भी बिहेव करता है। तो उस टाइम पे हमको अरेंजमेंट देखना होता है कि हमने क्या यूज किया है और किधर यूज किया है। तो जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोड्स प्रैक्टिकल यूज में लिए जाते हैं, हर किसी का एक ईएमएफ वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये वैल्यू होता है, और वो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके निकाला जाता है। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का जो वैल्यू है वो 0 रखा जाता है हमेशा, ठीक है, उसको 0 माना जाता है, 0 में यूज किया जाता है। Then cell potential, the potential difference of the two half cells when electric current flows through the cell is called cell potential। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। Then second point, EMF is the maximum voltage that can be obtained from the cell। EMF वो वैल्यू है जो मैक्सिमम वर्किंग कैपेसिटी को बताता है किसी भी सेल का। सेल पोटेंशियल क्या है? तो सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। ठीक, अब देखिए मैक्सिमम वोल्टेज, जैसे मान लो एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमको 1.10 का वैल्यू मिल के आता है, ठीक है, 1.10 का 10 वोल्ट का वैल्यू मिल के आ रहा है, तो सेल पोटेंशियल हमको कितना मिलेगा? ये हमेशा हमको इससे कम मिलेगा, या तो 0.9 हो सकता है, 0.95 हो सकता है, या फिर 1.0 हो सकता है, ठीक है, या फिर 1.05 हो सकता है, लेकिन 1.10 कभी नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू है ये समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो प्रैक्टिकल करते वक्त कुछ ना कुछ एरर तो होता ही है, कुछ ना कुछ हीट का लॉस होता ही है, इस वजह से हमको सेल पोटेंशियल यहाँ पे हमेशा कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, ईएमएफ करिस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ईएमएफ करिस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, मतलब ये हमको बताता है कि जब बैटरी का हम 100% यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमको जाके ईएमएफ का स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगा। लेकिन सेल पोटेंशियल क्या है? ये 100% वर्क को नहीं बताता। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि वर्क इज, मतलब वर्क के जगह हम यू डाल दे एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 100%। लेकिन किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता, ठीक, उस चीज को ये सेल पोटेंशियल कहता है। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये जो ईटा का साइन है ये एफिशिएंसी के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिए। तो एफिशिएंसी यहाँ पे 100% होगा और यहाँ पे 100% नहीं होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है ईएमएफ इज मेजर्ड बाय ए पोटेंशियोमीटर और सेल पोटेंशियल इज मेजर्ड यूजिंग ए
वोल्ट मीटर, ये दो अलग अलग तरीके के मशीन्स हैं जिससे ईएमएफ और सेल्फ पोटेंशियल हम मेजर करते हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक? चलिए एक बार आप एक रीडिंग डाल दीजिए, यहाँ तक डाल दीजिए जो भी डेफिनेशंस हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट से लेके डिफरेंस तक एक बार पढ़ लीजिए। हो गया? चलिए देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो हमने सेल्फ पोटेंशियल पढ़ा है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने देखा है, तो एक्चुअल में है क्या वो चीज़? देखो मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो ये इस कंटेनर में है और ये इसके सॉल्यूशन में है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा कि इसका आयंस निकल के आएगा, ठीक। तो Mn+ का हम आयन लें। अगर मान लीजिए इसमें हमने जिंक का रॉड लिया है, तो यहाँ पे कौन सा आयन आएगा? जिंक का आयन आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या है कि जिंक का आयन आ रहा है, तो हमारे पास हो क्या रहा है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो उसी हिसाब से अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। Zn SO4 का अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है, तो ये भी तो ब्रेकआउट हो रहा है Zn SO4 से। ये ब्रेकआउट किसमें हो रहा है? Zn2+ प्लस SO4 2- में, ठीक। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए अगर इसी कंटेनर को देखा जाए, यही कंटेनर लिया जाए, तो हम कहेंगे क्या कि जिंक रॉड से, जिंक स्ट्रिप से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ठीक है, और वो जा रहा है कहाँ पे? तो सोल्यूशन में जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस सोल्यूशन को देखें, तो सोल्यूशन ब्रेकआउट हो रहा है जिंक आयन में और सल्फेट आयन में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन का जिंक आयन है, ये इसमें भी जा सकता है, ठीक। क्यों जा सकता है? तो जैसे यहाँ से देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ढंग से सुनिएगा। जिंक के मेटल से जब आयन निकल जाएगा, ठीक, जिंक के मेटल से जब आयन निकल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रह क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा,
ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा है उस सेल में कि यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता था और कहाँ जाता था, तो कॉपर के रॉड में जाता था। ठीक है, अब ये जो जिंक है ना, मान लीजिए अगर हमारे पास जब रिएक्शन चालू हो रहा है तो तुरंत का तुरंत तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने लगेगा नहीं, तुरंत तो टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको ऐसा समझे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता कैसे है, तो जैसे यहाँ से जैसे ही ये आयन निकल के बाहर आएगा सोल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन का आयन है, देखिए यहाँ पे जिंक 2+ में मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, तो जो सोल्यूशन का आयन है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चालू कर देगा। ठीक, और इस वजह से हमको एक फ्लो ऑफ आयंस का या फ्लो ऑफ चार्जेस का देखने को हमको यहाँ मिलेगा। ठीक, ये तो हो गया दो कंडीशन, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिंक मेटल का यहाँ हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, और जो सोल्यूशन है उसमें जो जिंक है उसका हमको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा माउस मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो आप इस चीज को समझ कर लेंगे, लिखने में इधर उधर हो रहा है। तो जिंक का जो सोल्यूशन है इसका रिडक्शन हो रहा है, और जो जिंक का स्ट्रिप है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये दो कंडीशन है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जनरेशन देखने को मिलता है, या यूं कहे तो हमको यहाँ पे ये सेल पोटेंशियल का जनरेशन देखने को मिलता है। तो इसी के वजह से ये चीज होता है यहाँ पे। अब इन दोनों के अलावा एक कंडीशन और भी है। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक कंडीशन और भी है, उसको हम देखते हैं एक्चुअल टॉपिक में क्या है। यहाँ तक किसी को डाउट है ये समझने में, ये दो पॉइंट समझने में, ये दो पॉइंट समझने में किसी को डाउट है? सबको डाउट है? ये दो पॉइंट समझने में डाउट है किसी को? रोशन, ज्योति, डाउट है या क्या नहीं है? देखो, ये ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एग्जाम में जो ड्राइंग आपको बनाना है वो ये ड्राइंग है। लेफ्ट हैंड वाला जो ड्राइंग है ये आप एग्जाम में बनाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ अगर आप राइट हैंड वाला भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला ड्राइंग है क्योंकि इसका होना कंपलसरी है। इसमें तीनों पॉइंट हमको देखने को मिलता है। अब देखते हैं तीनों पॉइंट कैसे देख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये हमारे पास मेटल है। ठीक, मेटल है, अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये Mn+ का जो आयन है ये कहाँ पे जा रहा है, तो सोल्यूशन में जा रहा है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला, ये देखिए Mn+ का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन से जो आयन है वो किस में जा रहा है, तो मेटल में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। अब एक चीज देखिए, यहाँ तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एक्चुअल में निकल क्या रहा है, तो ये Mn+ और ये Mn+ ही आ रहा है और जा रहा है। तो इस वजह से ये जो मेटल है, इस मेटल पे एक बाउंड बैक का भी कंडीशन जनरेट होता है। बाउंड बैक का कहने का मतलब क्या है कि जो मेटल का जो आयन है वो यहाँ पे भी तो रहेगा, इस सोल्यूशन इस एज पे भी तो देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, तो जो सोल्यूशन से आयन इस मेटल के पास जाएगा, अगर यहाँ पे वो मेटल का आयन है तो वो उसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब यहाँ से उसको दूर भगा देगा। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसलिए। ठीक है, दोनों का चार्ज सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो ये है इसका तीसरा कंडीशन। ये कंडीशन हम कैसे समझते हैं, इसका यही मतलब, देखो यहाँ पे मैंने तीसरा कंडीशन यही दिखा रखा है। देखिए, जो मेटल का जो आयंस है
ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो सोल्यूशन से जो दूसरा आयन आएगा, मान लीजिए इस आयन को अगर हम और जोड़ना चाहें इसके पास, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को दोनों को रिपेल करना चालू कर देगा। तो यही इसका तीसरा कंडीशन है। आप चाहो तो एग्जाम में इसको बना भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ये कंपलसरी आना ही चाहिए इस टॉपिक के साथ, क्योंकि ये इसका अहम हिस्सा है। समझ में आया तीसरा पॉइंट? चलो देखो आप इसको, मैं चलो पॉइंट देखता हूँ। The electrical potential difference between the metal and the solution of its ions is called as electrode potential। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, क्या डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन हमने पढ़ा था, उसमें क्या कहता है ये, तो जो रॉड है और रॉड के आजू बाजू में जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या है, व्हेन एटम ऑन द स्ट्रिप गेट्स ऑक्सीडाइज, मतलब ये फर्स्ट रिएक्शन है, मतलब मेटल से हमारा क्या हो रहा है, ये आयन निकल के बाहर आ रहा है और इस मेटल में इलेक्ट्रॉन बच रहा है सिर्फ। दूसरा क्या कहता है कि मेटल आयंस ऑन द सॉल्यूशन गेट्स रिड्यूस्ड, मतलब सॉल्यूशन से, ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो मेटल का आयन है, ये मेटल आयन कहाँ जा रहा है, तो इस मेटल में जा रहा है। ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। अब तीसरा क्या है कि सम ऑफ द मेटल आयंस Mn प्लस में बाउंड बैक टू द सॉल्यूशन आफ्टर कोलाइडिंग विद द स्टिक, मतलब उस मेटल के साथ टकराने से कुछ ना कुछ आयंस जो है वो वापस पीछे धक्के मारे जाते हैं। Now, when the metal gets oxidized, the electrons gets accumulated। accumulated का मतलब है कि जब आयंस मेटल से सॉल्यूशन में जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमको जमा हुआ दिखता है। तो ये जो जमा हुआ चीज है ना, इसको हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। So electrons get accumulated on the metal strip and a negative charge gets developed at equilibrium। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। Similarly, when the metal ions Mn plus gets reduced by the accumulated electrons, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जमा हुआ है, ये क्या करता है, तो सोल्यूशन से इस आयंस को खींचना चालू कर देता है। ठीक है। accumulated electrons and the electrons present in the strip, a positive charge gets developed on the metal strip during equilibrium। तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ अंदर में डेवलप हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है कि इस सॉल्यूशन से आयंस को खींचना चालू करेगा और एक पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट यहाँ पे करता है, जिससे कि हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देखने को मिल सके। This generation of negative and positive charge between the metal strip and the metal ion during equilibrium generates electrical potential known as electrode potential, और इसी को हम electrode potential कहते हैं। देखिए एक एक थंब रूल है, एक रूल है जो आईपैक ने दिया है। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेल के लिए लिखते हैं, इलेक्ट्रोड के लिए, तो हम हमेशा रिडक्शन हाफ सेल लेके चलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल हम लेके नहीं चलते, ठीक। उसमें भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पोटेंशियल न्यूमेरिकली इक्वल होता है, लेकिन उनका सिर्फ साइन अलग होता है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है नोट में, ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई ऑक्सीडेशन। Then second note है इसका, reduction potential is taken as standard potential, that is if electrode potential is given and nothing is mentioned whether it is oxidation or reduction, it is taken as the reduction potential by default। इसको IPAC ने एक standard value मान के रखा है ताकि confusion ना हो सके कि हम oxidation ले रहे हैं या reduction। तो हर किसी का reduction value एक standard value दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि एक ने रिडक्शन लिख दिया, एक ने ऑक्सीडेशन लिख दिया, ठीक है। तो जो जो एक्चुअल में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है ना सेल्स वगैरह का, तो उस कंडीशन में एक स्टैंडर्ड लेते हैं, दैट इज रिडक्शन ओनली, ताकि पढ़ने वाले को, लिखने वाले को कंफ्यूजन ना हो।
नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. When the concentration of the ions in solution is 1 mole per liter and temperature is 298 Kelvin is called standard reduction potential or simply standard electrode potential. ठीक है, जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ उसमें सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर कर देंगे, मतलब 1 मोलर कर देंगे, टेम्परेचर 298 कर देंगे, तो उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू कहेंगे. फिर एक और डेफिनेशन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू गैस इलेक्ट्रोड. In case of gas electrode, the standard conditions are 1 bar pressure and 298 Kelvin along with 1 m concentration of ions in the solution. The common reference electrode is SHE whose electrode potential is arbitrarily taken as 0. ये बहुत important condition है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है. ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. देन सेल पोटेंशियल कैसे निकल के आता है, तो ईएमएफ का जो वैल्यू है, ये ईएमएफ हमेशा रिडक्शन माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ये गलती से एनोड लिखा गया है, तो इसको हम ये 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या तो ईएमएफ इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल, मतलब राइट माइनस लेफ्ट. तो उसी चीज को देखिए यहाँ लिखे हैं राइट माइनस लेफ्ट. फिर इस राइट के साइड में क्या होता है, कैथोड होता है, जिसको लिखे ई कैथोड माइनस ई एनोड. ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर हम शॉर्ट में करना चाहे तो इसको लिख सकते हैं ई एम एफ इज इक्वल्स टू ई सी माइनस ई ए. देखिए ऐसा भी आपको लिखा हुआ किताबों में मिलेगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इन चारों का सेम मतलब है. ठीक है, यहाँ पे ई रिडक्शन कैथोड, यहाँ पे होगा ई ऑक्सीडेशन, ये एनोड नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे और ये एनोड होगा. ठीक है, तो इसको ये 4 तरीके से लिखा जाता है, जो हम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे. ठीक है, ध्यान रखिए, इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. देन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल. ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ये तब लिया जाता है जब सेल से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है. तो स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल भी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ उसके ऊपर में देखिए ये एक सिंबल ऐड हुआ है और कुछ नहीं. देखिए एक सिंबल ऐड हुआ है, नथिंग एल्स. तो ये हमको बताता है कि इससे हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल लेके चलते हैं. अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको हम आगे नर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे, तो इस चीज को आप ढंग से एक बार रिवाइज कीजिएगा. कोई डाउट होता है तो आप कल पूछ लेंगे. यहाँ तक के डाउट है किसी को कुछ? देखो मैं नोट्स डाल दूँ, नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा. ठीक है, आज का जो लेक्चर है, कोई डाउट होता है तो आप पढ़ लेंगे और फिर पूछ लेंगे. ठीक है, अरे हाँ या ना कुछ तो लिखो. यस सर, नो सर, कुछ नहीं लिखते हैं लोग. सो गए क्या सब? कल कल टेस्ट बोला है क्या?